नगर निगम में लगभग 37 साल तक इन्हीं सेवाओं से जुड़ा रहा हूं और नगर निगम के मैंने विभिन्न गलियों, बस्तियों, झोपड़ियों, जहां जहां मेरे ट्रांसफ़र होते थे, मैं जन की सेवा करता रहा। लोग मुझसे संतुष्ट रहे और मैं उनके सेवा में सदैव समर्पित रहा। पहले एनआईटी था, नेशनल इंडस्ट्रियल टाउन था ये। एक समय में पूरे भारत के लोग एनआईटी क्षेत्र में आने को तरसते थे, मगर आज यहाँ की इंडस्ट्री है लगभग खत्म सी है। बात आप भी जानते हैं। गुड़गांव की बात करूँ, जहाँ कुछ नहीं था आज विकासशील हो गया है, बिल्कुल ही विकसित हो गया है। नोएडा जहाँ कुछ भी नहीं था आज लोग वहाँ जाने को तरसते हैं, मगर फरीदाबाद में ऐसा क्या है कि विकास नहीं हो पा रहा है। नमस्कार भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त हम एनआईटी 3 से लाइव आ चुके हैं आपके साथ। आपको बता दें कि आपने फरीदाबाद में जगह जगह, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी होती है, वैसे ही फरीदाबाद के हर कोने में एक मेयर का बोर्ड देखा होगा, ओपी वर्मा उम्मीदवार मेयर पद के लिए। आज हम ओपी वर्मा जी से खास बातचीत करेंगे फरीदाबाद के विकास को लेकर, फरीदाबाद की राजनीति को लेकर, और जो सबसे बड़ी बात है उनसे हम ये बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका इतने सालों बाद राजनीति में उतरने का क्या कारण था, क्या मकसद है। एक बार बात करेंगे। ओपी वर्मा जी, पहले तो आपका एन भारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओपी वर्मा जी, जो आप इतने साल से आप सरकारी नौकरी में रहे हैं एमसीएफ में, उसके बाद एकदम आप राजनीति में उतरे, ऐसा क्या कारण है कि आपको राजनीति में उतरना पड़ा? मैं नगर निगम में लगभग 37 साल तक इन्हीं सेवाओं से जुड़ा रहा हूं और नगर निगम के मैंने विभिन्न गलियों, बस्तियों, झोपड़ियों, जहां जहां मेरे ट्रांसफ़र होते थे, मैं जन की सेवा करता रहा और लोग मुझसे संतुष्ट रहे और मैं उनके सेवा में सदैव समर्पित रहा। आज राजनीति में मेरा उतरने का मुख्य कारण यही रहा कि जब मैं नगर निगम में अधिकारी था तो मेरी जो शक्तियाँ थी वो सीमित थी। मैं जो चाहता था वो कर नहीं सकता था। जैसे आप देखेंगे पानी की निकासी आज पूरी शहर की बिल्कुल व्यवस्था सही नहीं है। नीचे इलाकों में पानी भर जाता है, बारिश थोड़ी सी होती है, सड़कों पे पानी भर जाता है। मैं जैसे चाहता हूँ वैसे मैं उस समय मेरी तो शक्तियाँ नहीं थी। तो आज मैं राजनीति में इसलिए उतरा हूँ कि मैं शहर के लिए सही निकासी, लोगों को स्वच्छ पानी मिले, नालियाँ जो हैं वो उचित तकनीकी तरीके से बने, जिसका मुझे अनुभव है 40 साल का, और हर तरीके की सुख सुविधाएँ हमारे शहरवासियों को मिले। ये ऐसा मेरा प्रयास है और आज मैंने सोचा है कि अपनी शक्ति को आप लोगों के आशीर्वाद से, फरीदाबाद के निवासियों से, जनता से आशीर्वाद लेके बढ़ाऊं और इस शहर को और जनता को मैं समर्पित रहूं और वो सब करके दिखाऊं जिसकी हमारे शहरवासी इच्छा रखते हैं। सर, आप एसडीओ रह चुके हैं। एक सवाल है आपका, आपने देखा होगा जैसे जो एरिया है, कॉलोनीज हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री लगी है, जबकि कोर्ट का आदेश था कि वहाँ से इंडस्ट्री हट जाए। जो छोटी छोटी वर्कशॉप लगी है जिनसे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, कंपन भी होती है और कई लोगों के साइड इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं। मगर प्रशासन जो नगर निगम का उस पर कार्य करने का तरीका है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। सरकार के आदेश के बावजूद भी वो इंडस्ट्री वहीं चल रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, कोर्टों के आदेश का हम सदैव सम्मान करते हैं और हर इंसान को रोजी रोटी भी कमानी है और सुखी चैन की ज़िंदगी भी जीनी है। उसके लिए अब यही उचित रहता है। चाहे पहले ये सरकारें कर देती तो मुझे आज राजनीति में नहीं आना पड़ता। आज मैं जैसे आया हूँ राजनीति में, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि कोर्ट के आदेश हो या ना हो, लेकिन जनता को सुख मिले। उसके लिए अगर औद्योगिक इकाइयाँ छोटी छोटी हैं तो उनके लिए हमारे फरीदाबाद नगर निगम के पास पर्याप्त ज़मीन है। हम छोटी औद्योगिक नगरी बसाएंगे जिसमें सबको स्थान देंगे और पूरी सुविधाएँ देंगे और जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर तरीके की एक हाई क्लास टेक्निक औद्योगिक स्टेट का निर्माण करेंगे। और आपने देखा होगा सिडकुल हैं हमारे हर राज्य के अंदर में, राज्य सरकारें एक औद्योगिक नगरी का स्वयं निर्माण करके दे रही हैं, जिसमें प्रोत्साहन देती हैं। भाई टैक्स जोन फ्री है, लोगों को रियायतें मिलती हैं, सुख फरीदा हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं, फरीदा की बात करूं, जो पहले एनआईटी था, नेशनल इंडस्ट्रियल टाउन था ये। एक समय में पूरे भारत के लोग एनआईटी क्षेत्र में आने को तरसते थे, मगर आज यहाँ की इंडस्ट्री है लगभग खत्म सी है। बात आप भी जानते हैं। गुड़गांव की बात करूं, जहाँ कुछ नहीं था आज विकासशील हो गया है, बिल्कुल ही विकसित हो गया है। नोएडा जहाँ कुछ भी नहीं था आज लोग वहाँ जाने को तरसते हैं, मगर फरीदाबाद में ऐसा क्या है कि विकास नहीं हो पा रहा है? देखो, मैं आज
भारत के कोने कोने में जाता हूँ और मुझे वहाँ बहुत खुशी मिलती है। हर आदमी, जब मैं बोलता हूँ मैं फरीदाबाद से आया हूँ, तो किसी के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या बच्चे, कोई ना कोई फरीदाबाद से उद्योग किया करता था, अपना रोज़गार चलाया करता था। यहाँ तक कि कुछ देशों में भी ऐसे लोग अभी मिल जाते हैं जो फरीदाबाद की औद्योगिक नगरी का हमेशा जिक्र करते हैं। एशिया में नंबर 1 औद्योगिक नगरी धीरे धीरे एक छोटी सी स्लम बस्ती में बदल कर रह गई। इसके मुख्य कारण यही रहे कि जो भी मुख्यमंत्री बनते थे, स्टेट के बनते थे, वो दक्षिण हरियाणा की साइड से तो बना नहीं कोई भी, परली साइड से बनते थे। उन्होंने विकास कार्यों में उधर ध्यान दिया। नगर फरीदाबाद जो है सबसे अमीर नगर निगम है। औद्योगिक नगरी होने की वजह से यहाँ पे आमदन भी अच्छी होती थी, विकास कार्यों में लग सकती थी, और नोएडा और गुड़गांव से हमारा फरीदाबाद और ऊपर बढ़ सकता था। लेकिन क्या हुआ कि मोहम्मद गजनवी की तरह हमारे फरीदाबाद को हमेशा लूट के ले गए और फरीदाबाद के अंदर से विकास कार्य का नामो निशान मिट गया। उद्योग पलायन कर गए, हमारे यहाँ के युवा नौजवान बेरोज़गार हो गए। ये दुख तकलीफ़ देखी मैंने, तो मैंने भी सोचा कि अब इसकी लड़ाई मैं संघर्ष करूंगा और पूरा शहर जनता मेरा साथ देगी। फिर से हम इसको अपने भारत के मानचित्र में एक अच्छे शहर के रूप में लाएंगे, ताकि वो दूसरे शहर, दूसरे देश देख सकेंगे फरीदाबाद फिर से एक उभरता हुआ एक शहर बन गया है। अगर बात करें, आपने कहा कि दूसरे जिले से लोग जो नेता बनते थे, मगर आज की डेट में हमारे यहाँ परिवहन मंत्री, खनन मंत्री हैं, सांसद भी हैं, तो उन्होंने विकास की कोशिश क्यों नहीं की? स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया फरीदाबाद में, जगह जगह पानी भर जाता है। हार्डवेयर पैली रोड इस बात का एक उदाहरण है, जहाँ पर आए दिन लोगों की मृत्यु होती है, हादसे होते हैं, कईयों के पांव चले जाते हैं। क्या ये सांसद को, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उन्हें नहीं दिखता है? मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, और बड़ी हमारे कुछ क्षेत्रों में सांसदों को और विधायकों को मंत्रालय के अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। मैं कह नहीं सकता कि उन लोगों ने क्यों नहीं अपनी इच्छा शक्ति रखी, क्यों इस शहर को इस तरीके से लवारिस छोड़ दिया कि आज, जैसे आपने बताया कि सड़कों की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, अनहोनी होती हैं। हमारे शहर के कितने लोग एक दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, कोई घायल होते हैं, कोई बेचारे अपने परिवार के लोगों को खो बैठते हैं। इस तरह से बहुत दुख दर्द है शहर के लिए। और मैं आप लोगों से बस यही, इस आपके माध्यम से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, इस शहर का सौभाग्य उदय हो, कि शहर की जनता फिर से जागृत हो। कहीं प्रलोभन में ये शक्तिशाली जो पार्टियां हैं 70 साल से चल रही हैं, उसके ऊपर फिर से विश्वास ना करें। हमारी आम आदमी पार्टी सर्वस्व और अपनी विचारधारा से, मैं क्योंकि अनुभव रखता हूँ 40 साल का, पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। और वो हर दुख दर्द तकलीफ़, वो हर सड़क का गड्ढा, वो हर जगह का पानी दूर करेंगे जहाँ से लोगों को दुख तकलीफ मिल रही है, और पीने का पानी लोगों को स्वच्छ मिले, झुग्गी झोपड़ी में लोग अच्छा जीवन जी सकें। उनके लिए अगर हमें पुनर्वास करना है तो वो उनकी सलाह से हो, ऐसे किसी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा नहीं जाए। और अगर उनको वहीं पर ही मलकियत देनी है तो वहाँ पर भी हम रजिस्ट्री करके उनको मलकियत देने का विचार भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि शहर के हर वर्ग को, वो गरीब से लेके अमीर वर्ग को, क्योंकि कोई सोचता है अमीर है उससे हम नफरत करें, ऐसा नहीं है। वो अगर एक उद्योग लगाता है तो हमारे गरीब लोग 200 लोग उसमें उनके परिवार पलते हैं। हर नीचे गरीब तबके को भी, ऊपर औद्योगिक लोगों को भी, हर बंदे को ऐसा सहयोग करेंगे हम लोग, सब यहाँ के लोग खुशहाल हों, अपने संपन्न हों, और हमारा शहर की जो झीलें सूखी हुई हैं उनको फिर से हरा भरा करेंगे, और हाईटेक रास्तों का निर्माण करेंगे जो मुख्य जगहों से जाकर जुड़ेंगे। वर्मा जी, आप एसडीओ रह चुके हैं। जब एक सड़क बनती है तो उसमें पानी का निकासी नहीं होना चाहिए? जो बारिश का पानी आता है उसकी निकासी नहीं होनी चाहिए? यही बात मैं, आपने मुझसे पूछा राजनीति में क्यों आए। अगर मैं आज बोलता था, उस टाइम मेरे अधिकार सीमित थे, मैं बोलता था भाई एक सड़क बनने से पहले पानी की निकासी का स्टॉर्म वाटर लाइन डाला जाना चाहिए, सीवर लाइन डाला जाना चाहिए, और कोई केबल डालना वो भी डाल दीजिए, फिर उसके बाद सड़क बने, ताकि उसको पुनः तोड़ के, आप कई बार शहर में देखेंगे एक सड़क को बना दिया जाता है, फिर कुछ करना है तो फिर तोड़ दिया जाता है, फिर तोड़ दिया जाता है, फिर तो हमारा कितना पैसा उसी एक सड़क पे खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से हम झुग्गी झोपड़ी गरीब तबकों में और जाके विकास कार्य हम दे सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी ये सब मेरे पास ज्ञान है, क्षमता है, बस आपका आशीर्वाद मिलेगा। और ये सारी जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ये
जब मुझे मिलेंगे, जब मैं परमात्मा करे मैं मेयर के इसमें असीम हो जाऊं और हमारी आम आदमी पार्टी यहाँ आ जाए, 6 महीने के बाद आप इन प्रश्नों का कोई भी आप में से सवाल नहीं उठाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि भाई हमारे फरीदाबाद का ये और आगे कैसे विकास हो। एक आखिरी सवाल है कि हर पार्टी गरीब, स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी के बारे में बात करती है, आपने भी बात की। कोई भी पार्टी, चाहे मैं 70 साल की बात करूं या बीजेपी के 9 साल की बात करूं, 7 साल की बात करूं, कोई भी पार्टी मिडिल क्लास के बारे में क्यों नहीं बात करती, जो वोट बैंक है असली में। एक मिडिल क्लास आदमी 30,000 रुपये की सैलरी लेता है, जिसमें से 25,000 रुपये वो सिर्फ खर्चे में कर देता है, लोन की किस्त में देता है, मकान की किस्त में देता है, इनकम टैक्स भी भरता है, मगर उसके हाथ में क्या आता है? अगर उसके घर में भगवान न करे कोई हैपनिंग होती है तो उसके पास कुछ नहीं होता है। जैसे पिछले लॉकडाउन में हमने खुद कई ऐसे घरे परिवारों को राशन दिया है जिनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, मगर कोठी में रहते थे वो। तो ऐसे मिडिल क्लास के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती? आपने भी स्लम एरिया के बारे में बात की, मिडिल क्लास के बारे में आपने एक बार भी बात नहीं की, ऐसा क्यों? देखो, मैं मध्यम परिवार से हूँ। अभी जो कोरोना काल 3 साल से आया, सच पूछो तो अब हम अपने मध्यम परिवार जो हैं वो अपने आप को गरीब ही समझने लगे हैं, क्योंकि आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार नहीं समझती? अच्छा देखो, मैं आज मेरे से आप अगर सवाल करते हैं, मैं समझता हूँ, मेरी आत्मा समझती है, मेरी भावनाएं संवेदनशील हैं, समझती हैं। तो हमारा जो मध्यम वर्ग परिवार 2 पत्थर के बीच में पिसता रहा, उनके टैक्सेस देते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको वो सुख सुविधाएं, आराम, जिंदगी और मुश्किल होती चली गई, टैक्सों के बोझ के नीचे दबते चले गए, है ना। तो इस तरीके से जो मध्यम वर्ग परिवार है, वोट के लिए नहीं, मैं किसी को वोट बैंक के रूप में देखता भी नहीं हूँ। सब लोग मेरे शहर के वासी हैं, मैं जनता जनार्दन है, मेरे लिए भगवान है। जो बड़ी कोठी में रहता है, इमारत में रहता है, अगर उस पर टैक्स लगा दिया सपोज हमने, अगर उसका रोज़गार नहीं है तो क्या वो दीवारों को तोड़ के अपना टैक्स देगा? उसके रोज़गारों के साधनों को हमें बढ़ाना होगा। मध्यम परिवार के लोगों को सुख सुविधाओं के साथ में रोज़गार मिले और वो संपन्न हों, खुशहाल हों, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मगर अगर मैं बात करूं, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या मध्य वर्ग परिवार के लिए कुछ योजना लाएगी? आम आदमी पार्टी बनी ही आम आदमी पार्टी के लिए है। आम आदमी कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई मध्यम नहीं। आम आदमी पार्टी सबके लिए, सबके साथ और सबका विकास। तो क्या संदेश देना चाहेंगे फरीदाबाद की जनता को? आप मेयर पद के उम्मीदवार हैं। मैं तो यही बस प्रार्थना भी करूंगा, और संदेश क्या देना है, शहर खुद इस टाइम बहुत ही अंधेरे से और दुख दर्द से गुजर रहा है। अगर छोटी सी रोशनी की मैं आया हूँ दिए कि अपने को जलाकर और रोशनी दूंगा इस शहर को, आप मुझ पर विश्वास करें, मेरा साथ दें, और मैं आपके लिए सदैव समर्पित रहूँगा। आज मैं जैसे अगर 2 हाथ जोड़ के खड़ा हूँ तो मेरे हाथ तो फिर जुड़ेंगे नहीं, या आपके हाथ, मेरे हाथ अपने शहर के विकास के लिए सदैव चलते रहेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जैसे कि आपने देखा, ओपी वर्मा से एक खास बातचीत की है राजनीति को लेकर। जो फरीदाबाद है, कभी एक नेशनल इंडस्ट्री टाउन था जहाँ पे पूरे भारत ही नहीं, विश्व के कई लोग भी यहाँ आने को तरसते थे, मगर आज जो NIT क्षेत्र, नेशनल इंडस्ट्री टाउन की बात करूं तो वो ऐसा गलियारा हो गया है जहां पर लोग उजड़ते चले जा रहे हैं। ओपी वर्मा जी ने भी बताया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो इस क्षेत्र को दोबारा नेशनल इंडस्ट्री टाउन बनाया जाएगा, ताकि लोग दूर दूर से वापस इस क्षेत्र में आएँ और विकास कार्य भी हो, और इंडस्ट्री भी बढ़े और रोजगार भी बढ़े। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं निश्चिंत शर्मा, N भारत। जय हिंद, जय भारत। से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।